मैं डॉक्टर सुप्रभा टुट्टी, हिंदी विभाग, केस कॉलेज सरायकेला, कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। पिछले दिनों हमने उपन्यास की परिभाषा और उसके तत्वों पर विचार किया था। आज हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे और आज हमारा विषय होगा उपन्यास के स्वरूप तथा उसके भेद। चूँकि उपन्यास हमें यूजी एवं पीजी दोनों ही संकाय में अध्ययन करने हैं, तो इसलिए हमें भली भांति उपन्यास के परिभाषा, तत्वों, उसके स्वरूप, उसके भेदों को समझना आवश्यक होगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं उपन्यास के स्वरूप और उसके भेदों पर। उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नोवेल का पर्यायवाची है। नोवेल का अर्थ है नया। फ्रांस में नोवास शब्द का प्रयोग होता था, जिसका तात्पर्य यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने वाली कथा है। इटली में इसी को नोवेल शब्द दिया गया। हिंदी में उपन्यास शब्द अंग्रेजी से आया। इसे फिक्शन भी कहा जाता है। फिक्शन का अर्थ गल्प होता है, जो जीवन की रंगीनियों से युक्त यथार्थ से संबंध होता है। इसलिए कुछ लोगों ने इसे रोमांस भी कहा है। रोमांस में जहाँ असंभव और दुर्लभ कल्पनाएं भरी रहती हैं, उपन्यास साधारणतः संभव और मूलतः कल्पना पर आधारित होता है। क्लारा रीव ने उपन्यास के बारे में कहा है, उपन्यास अपने युग का चित्रण करता है। रोमांस उदात्त भाषा में उसका वर्णन करता है, जो न घटित है और न घटायमान। उपन्यास दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है, जिनका हमारे और हमारे मित्रों के जीवन में घटित होना संभव हो। आगे हम देखेंगे परिभाषा। उपन्यास साहित्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। इसमें मानव जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाता है। भले ही इनके पात्र काल्पनिक होते हैं, परंतु वे होते मानव समाज के ही अंग, जो यथार्थ रूप में दूसरे नामों से यहाँ वहाँ विद्यमान होते हैं। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप जोड़ न्यास। उप का अर्थ है सामने या पास। न्यास का अर्थ है स्थापना, अर्थात विषय की स्थापना करना उपन्यास है। उपन्यास जीवन की गुत्थियों तथा आंतरिक ग्रंथियों का स्पष्ट रूप पाठकों के समक्ष बोल देता है। इस प्रकार उपन्यास का जीवन से संबंध हो जाता है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में उपन्यास की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है: बृहद आकार, गद्य, आख्यान या वृत्तांत, जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों को जिस कथानक में चित्रित किया जाता है, उसे उपन्यास कहते हैं। फिर से हम देखेंगे न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में उपन्यास की क्या परिभाषा दी गई है। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में उपन्यास की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है: बृहद आकार, गद्य, आख्यान या वृत्तांत, जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों को जिस कथानक में चित्रित किया जाता है, उसे उपन्यास कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान कोसे के अनुसार उपन्यास से अभिप्राय उस गद्यमय गल्प कथा से है,
जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। आर बर्टन ने उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार की है। उपन्यास गद्य में रचित लेखक के समकालीन जीवन का अध्ययन है, जिसकी रचना लेखक समाज के उत्थान पतन की भावना से अनुप्राणित होकर करता है, जिसके लिए वह प्रेम तत्व की प्रधानता ग्रहण करता है, क्योंकि अपने सामाजिक संबंधों में मानव परस्पर इसी में बंधे हुए हैं। वेबस्टर ने उपन्यास की परिभाषा करते हुए लिखा है, उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा गद्यमय आख्यान है जिसमें एक ही कथानक के अंतर्गत यथार्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और इनके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है। ऊपर दी नई परिभाषाओं में बर्टन की परिभाषा से स्पष्ट है कि उपन्यास प्रेम तत्व प्रधान है, इसलिए वह नाटक और कहानी की प्रकृति से युक्त होता है। भारतीय विद्वानों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की कल्पना कथा है। प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रण मानते हुए लिखा है, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके मूल रहस्यों को खोलना ही उपन्यास है। पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि उपन्यास जीवन का कल्पना परक यथार्थ चित्रण है। इसमें मनुष्य के अतिरिक्त भौतिक स्थितियों का भी वर्णन होता है, परंतु इसका मुख्य विषय मानव जीवन से होता है। इसी कारण उपन्यास को मानव जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। उपन्यास में यथार्थ घटनाएं कल्पना के द्वारा नवीन रूप ग्रहण की जाती है, परंतु उपन्यास की घटनाएं जीवन से संबंधित होने के कारण यथार्थ, वास्तविक और स्वाभाविक ही लगती हैं। उपन्यास मानव जीवन का व्याख्याता होता है। वह पात्रों और कथानक की घटना विविधता के द्वारा अपने विचार एवं धारणाएं व्यक्त करता है। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने उपन्यास की परिभाषाएं दी हैं। आगे हम देखेंगे उपन्यास का वर्गीकरण। उपन्यास के वर्गीकरण के आधार प्राय विषय वस्तु, तत्व और रचना शैली माने गए हैं। विषय वस्तु के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक घटनाओं के सामने लाने वाले पात्रों के जीवन और कार्यों के आधार पर लिखे जाने वाले उपन्यासों को ऐतिहासिक कहा जाता है। ये उपन्यास ऐतिहासिक पात्रों के क्रियाकलापों या तत्कालीन परिस्थितियों और सामाजिक पृष्ठभूमि पर मानव स्वभाव सम्मत दिशा को पकड़कर लिखे जाते हैं। घटनाओं की स्वाभाविक प्रस्तुति भी ऐतिहासिक वातावरण के अनुसार ही होती है। इस वर्ग के उपन्यासों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ऐतिहासिक, जैसे वृंदावन लाल वर्मा के माधवजी सिंधिया, महारानी दुर्गावती और झांसी की रानी तथा जयशंकर प्रसाद का इरावती ऐतिहासिक राजनीतिक उपन्यास है। दूसरा, ऐतिहासिक संस्कृति परक। इस प्रकार के उपन्यासों की विषय वस्तु की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक होती है, परंतु इनमें प्रमुख रूप से तत्कालीन संस्कृति का चित्रण रहता है। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा और चतुरसेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधू
सांस्कृतिक उपन्यास है। दूसरा, सामाजिक उपन्यास। आधुनिक जनजीवन की परंपराओं, प्रथाओं और सामाजिक रीतियों का चित्रण सामाजिक उपन्यासों में रहता है। प्रेमचंद और भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यास इसी वर्ग के हैं। तीसरा, मनोरंजन धर्मी उपन्यास। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास इसी श्रेणी में आते हैं। तब प्रया, तिलस्मी, ऐसारी, जासूसी, कथा वस्तु पर आधारित उपन्यासों का सृजन हुआ। वह मनोरंजन प्रधान ही थे, परंतु कथा वस्तु काल्पनिक और कौतूहल प्रधान रहती है। देवकी नंदन खत्री और गहमरी जी के उपन्यास इसी श्रेणी में आते हैं। इन उपन्यासों की विषय वस्तुपरक, अति यथार्थ का स्थूल चित्रांकन करते हुए मानवीय कार्यकलापों को मनोरंजन हेतु ही प्रकट करने वाली थी। ऐसे उपन्यास भी लिखे गए जैसे दिल्ली के दलाल, चंद हसीनों के खतूत, दुराचार के अड्डे आदि। चौथा, आंचलिक उपन्यास। ऐसे उपन्यासों की विषय वस्तु का संबंध अंचल, किसी विशेष क्षेत्र की बोली, रहन सहन, वातावरण, रीति रिवाजों, परंपराओं से ही विशेष से होता है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल और परती परिकथा ऐसे ही उपन्यास हैं। पांचवा, वैज्ञानिक उपन्यास। जिन उपन्यासों की कथा विज्ञान प्रदुर्भूत अथवा मान्यताओं या कल्पनाओं पर आधारित हो, उन्हें इस कोटि में लाया जा सकता है। जैसे दुर्गा प्रसाद खत्री का रक्तमंडल या अन्य कई विदेशी उपन्यासकारों के वैज्ञानिक कल्पनाओं पर आधारित उपन्यास। प्रया या विज्ञान सम्मत या संभावित विचारों पर आधारित होते हुए असंभव्य एवं काल्पनिक चित्रांकन से युक्त होते हैं। आगे हम देखेंगे उपन्यास साहित्य का तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। कथावस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं। किसी उपन्यास में घटनाओं की प्रधानता होती है और किसी में चरित्र प्रधान रहता है। इस प्रकार तत्वों के आधार पर उपन्यासों के प्रमुख दो भेद किए जा सकते हैं। पहला, घटना प्रधान उपन्यास। घटना प्रधान उपन्यासों में कथा तत्व अर्थात घटनाओं की प्रधानता रहती है। लेखक पात्रों के माध्यम से कथा का विकास करता है। इस प्रकार घटनाओं की प्रधानता और पात्रों की गौणता रहती है। पात्रों के चरित्र विकास पर लेखक का ध्यान नहीं रहता। ऐतिहासिक, मनोरंजन प्रधान और काल्पनिक विषय वस्तु वाले उपन्यास प्रायः घटना प्रधान होते हैं। दूसरा, चरित्र प्रधान उपन्यास। प्रायः सभी उपन्यासों में पात्रों का कुछ न कुछ चरित्र तो अंकित किया जाता है, परंतु साहित्य मनीषी उन उपन्यासों को चरित्र प्रधान कहने लगते हैं जिनमें किन्हीं पात्रों की चारित्रिकता अत्यंत सबल हो जाती है तथा घटनाएं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। चरित्र प्रधान उपन्यासों में लेखक का ध्यान घटनाओं के स्थान पर चरित्र चित्रण और चरित्र विकास की ओर अधिक रहता है। सामाजिक घटनाओं में प्रायः चरित्र चित्रण की प्रधानता होती है। ऐसे उपन्यासों में पात्रों के कार्य ही घटनाओं की सृष्टि करके कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। आगे, रचना शैली के आधार पर वर्गीकरण। रचना शैली की दृष्टि से उपन्यासों को
निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, वर्णनात्मक शैली के उपन्यास, जहां लेखक घटनाओं, तथ्यों और पात्रों के चरित्र का स्वयं वर्णन करता है। प्रेमचंद के उपन्यासों में यह बात अत्यंत मुखरित होती हुई दृष्टिगोचर होती है। वह पात्रों के चरित्र को अपने वर्णन द्वारा सबल बनाते हैं। घटनाक्रम का सृजन कर वह अपने अनुसार कर लेते हैं तथा कथोपकथन में वह अपनी आदर्शवादिता लाकर चरित्र को ऊंचा उठाते हैं। दूसरा, आत्मकथात्मक शैली के उपन्यास, जब किसी उपन्यास में कोई पात्र अपनी कहानी कहता है या कई पात्र अपनी अपनी कहानी कहते हैं तो उसे आत्मकथात्मक उपन्यास कहा जाता है। तीसरा, डायरी शैली के उपन्यास, जब एक या कई पात्रों द्वारा डायरी लिखने की क्रिया द्वारा कथानक प्रकट और विकसित किया जाता है तो इसे डायरी शैली पर लिखे हुए उपन्यास कहते हैं। चौथा है पत्रात्मक शैली के उपन्यास। इस प्रकार के उपन्यासों में पात्रों द्वारा लिखे गए पन्नों द्वारा उपन्यास कथा सामने आती है। अन्य वर्गीकरण, उपन्यास को निम्नलिखित 3 वर्गों में भी विभाजित किया जा सकता है: बहिर्मुखी उपन्यास, अंतर्मुखी उपन्यास और समन्वित उपन्यास। बहिर्मुखी उपन्यास, इस प्रकार के उपन्यासों में जनजीवन का बाह्य पक्ष प्रधान रहता है। वे उपन्यास नीति प्रधान, घटना प्रधान और इतिहास प्रधान होते हैं। नीति प्रधान उपन्यासों में लेखक उपदेशक के रूप में सामने आता है। घटना प्रधान उपन्यासों में घटना की प्रधानता रहती है। एक के पश्चात दूसरी घटनाएं इस प्रकार आती जाती हैं कि पाठक उसमें उलझकर रह जाता है। इतिहास प्रधान उपन्यासों में कथा वस्तु ऐतिहासिक होती है, उनमें कल्पना का प्रयोग भी इतिहास पुष्ट होता है। आगे, अंतर्मुखी उपन्यास। अंतर्मुखी उपन्यासों में पात्रों के हृदय का निरीक्षण रहता है। इनकी प्रवृत्तियां, भावनाओं और दुर्बलताओं का अनावरण करना ही इन उपन्यासों का उद्देश्य होता है। अंतर्मुखी उपन्यासों के 2 भेद किए जा सकते हैं। पहला, मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यास और दूसरा, सिद्धांत प्रधान उपन्यास। समन्वित उपन्यास, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी उपन्यासों के प्रधान तत्व जिस प्रकार बहिर्मुखी और अंतर्मुखी एकांकता लिए हुए होते हैं, समन्वित उपन्यास में यह दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। संतुलित रूप में उपन्यास इन्हें समन्वित करता है। इस प्रकार उपन्यास के चारित्रिक विकास का स्वरूप और अधिक सबल हो जाता है और उपन्यास श्रेष्ठता की ओर बढ़ जाता है। परंतु यह वर्गीकरण बाल की खाल निकालने की तरह है। यदि इस प्रकार के व्यापक या सूक्ष्म वर्गीकरण का निर्धारण करने हम बैठेंगे तो उपन्यास साहित्य की अनेक तरह के वर्गीकरण किए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं। प्रमुख रूप से हमें उपन्यासों का वर्गीकरण करना है तो उनका वर्गीकरण केवल आधुनिक या ऐतिहासिक उपन्यासों के रूप में करना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने इस अध्याय में उपन्यास के स्वरूप एवं उनके विभिन्न भेदों पर प्रकाश डालकर उनके बारे में जानने और समझने का प्रयास किया गया।